नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है गणित विज्ञान है, तो गणित के अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन यानी अर्थमेटिक, गणनाओं का अभ्यास यानी कैलकुलेशंस और स्थान व आकृतियों यानी ज्योमेट्री और स्पेस तीनों का ही अध्ययन किया जाता है, अतः इन सभी का विज्ञान है। दूसरा है 4/5 की तुल्य भिन्न है, तो 4/5 के तुल्य भिन्न है 8/10, यानी कि जब हम 4/5 के अंशों में 2 से गुणा करते हैं यानी 4 गुणा 2 और 5 गुणा 2, तो हमें जो प्राप्त भिन्न होती है वो 8/10 प्राप्त होता है, जो कि 4/5 के समतुल्य भिन्न 8/10 है। थर्ड है वर्ग के अंतः कोणों का योग होता है, तो वर्ग के अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक जो कोण होता है एक 90 डिग्री का होता है और दो सम्मुख जो कोण होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो अतः वर्ग के 4 अंतः कोण होते हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, तो 4 गुणा 90 यानी कि 360। फोर्थ है गणित पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, तो उत्तर है मार्गदर्शन के लिए। कारण है एनसीएफ 2005 और आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार रटना और केवल परीक्षा पास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्र दोनों के लिए विषय वस्तु और मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस का कार्य करती है। फिफ्थ है निम्न में मूल्यांकन का प्रकार है, तो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत उपचारात्मक यानी रेमेडियल, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक और रचनात्मक क्रियात्मक यानी मूल्यांकन तीनों ही शामिल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गणित शिक्षण के उद्देश्य को डैश स्तरों में बांटा गया है, तो 3 स्तरों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। इसे दिया था ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार। दूसरा है करके सीखने के सिद्धांत को डैश का सिद्धांत कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी का सिद्धांत। तीसरा है 60 का संपूरक कोण होता है, तो 60 का संपूरक कोण होता है 120 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण निकालने के लिए जो कोण दिया होता है उसको 180 डिग्री से घटाया जाता है, तो प्राप्त कोण होता है संपूरक कोण। फोर्थ है एक उत्तम पाठ्य पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, यह कथन मैक्सवेल का है। फिफ्थ है इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है, तो इकाई योजना के प्रवर्तक है एच.सी. मॉरिसन। प्रश्न क्रमांक 3 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है गणित की पाठ्य चर्चा निर्माण के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। पहला है बाल केंद्रित सिद्धांत, उपयोगिता यानी दैनिक जीवन से जुड़ाव। दूसरा है गणितीय पाठ्य चर्चा के प्रभावी अंतरण हेतु उपयोगी 2 अधिगम स्त्रोत के नाम लिखिए। तो पहला है गणितीय प्रयोगशाला यानी मैथ लैब, और दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम जैसे अबेकस और जियो बोर्ड। तीसरा है संख्या 9827301 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या 7 को देखिए कौन से स्थान पे है, तो संख्या 7 पीछे से 1 2 3 4 यानी 5वें स्थान पे है, तो पीछे जितनी भी संख्या उनको देखकर उनके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, 0 लगा दिया जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे 5वें स्थान पर 7 को और बाकी पीछे 4 0 लगा दी जाती है, तो यह क्या बन जाता है स्थानीय मान। गणित शिक्षण की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो गणित शिक्षण की 2 विधियां हैं। पहला है खेल विधि यानी प्ले वे मेथड, दूसरा है आगमन निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। पांचवा है मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है छात्र ने शिक्षण के दौरान कितना ज्ञान ग्रहण किया है और शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं, इसकी व्यवस्थित जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरी प्रश्न, दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता लिखिए। तो उत्तर है दैनिक जीवन में गणित अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सुबह के समय देखने से लेकर बाजार में लेन देन करने, घर का बजट बनाने और यात्रा की दूरी मापने तक हर जगह गणितीय गणनाओं का उपयोग होता है। यह हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है गणित की कोई 2 संकेत उदाहरण सहित लिखिए। तो गणित के संकेत यानी सिंबल जटिल बातों को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं। पहला है प्रतिशत। उदाहरण के लिए राम ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर हिंदी में प्रतिशत ना लिखकर केवल प्रतिशत का चिन्ह लगाया गया है। उसी प्रकार से दूसरा है चूंकि का चिन्ह और इसलिए का चिन्ह। उदाहरण के लिए यहाँ पर चूंकि ना लिखकर चूंकि का चिन्ह लगाया गया है, जैसे चूंकि एक पेन 5 रुपए का है इसलिए 2 पेन 10 रुपए के होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है प्राथमिक स्तर पर जोड़ की संक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियों के उदाहरण सहित लिखिए। पहला है हासिल न जोड़ना यानी कि कैरी ओवर। तो 45 + 27 करते समय बच्चा इकाई का 12 लिखकर हासिल दहाई में नहीं जोड़ता है और उत्तर को 612 लिख देता है। दूसरा है स्थान का महत्व ना समझना, संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय इकाई नीचे दहाई का अंक लिख देना, जिससे पूरा जोड़ गलत हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है अंक गणित शिक्षण की कोई 2 सिद्धांत लिखिए। उत्तर है पहला है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीधे अंकों यानी अमूर्त से पढ़ाने के बजाय पहले मोतियों, तिल्लियों या कंकड़ यानी मूर्त वस्तुओं की मदद से गिनना सिखाना चाहिए। फिर आता है रुचि का सिद्धांत। अंक गणित को खेल, पहेलियों और कहानियों के माध्यम से रुचिकर बनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है आवर्ती दशमलव क्या है। तो उत्तर है आवर्ती दशमलव यानी रिक्वेरिंग डेसिमल। जब किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाता है और दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों का समूह अनंत बार दोहराया जाता है,
तो उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/3। जब आप 1/3 वाली भिन्न को सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर रहेगा 0.3333 और 3 अनंत तक चलते रहेंगे, इसलिए इसे 0.3 पर बार लिख दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, गणित शिक्षण योजना में मूल्यांकन हेतु किन्हीं 4 बिंदुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है शिक्षण योजना यानी लेसन प्लान के मूल्यांकन के 4 प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला है, क्या शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, क्या प्रयुक्त शिक्षण विधि उपयुक्त थी। तीसरा है, क्या शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम का सही उपयोग हुआ है। और चौथा है, क्या कक्षा में छात्रों की सहभागिता सक्रिय थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, लघु उत्तरी प्रश्न। गणित अधिगमकर्ता के कोई 3 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, प्रत्येक छात्र के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। गणित अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य अधिगमकर्ता यानी कि विजुअल लर्नर। ये बच्चे देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं। इन्हें आकृतियां, चार्ट, ग्राफ्स और ब्लैकबोर्ड पर लिखे चित्र जल्दी समझ आते हैं। दूसरा होता है श्रव्य अधिगमकर्ता ऑडिटरी लर्नर। ये सुनकर सीखते हैं। इन्हें शिक्षक का स्पष्टीकरण, समूह चर्चा और बोल बोलकर गणित के सूत्र याद कराना पसंद होता है। तीसरा होता है गतिज अधिगमकर्ता यानी काइनेस्थेटिक लर्नर। ये बच्चे शारीरिक गतिविधियां या करके सीखने में निपुण होते हैं। जब वे अपने हाथों से स्वयं करते हैं, अबेकस या मॉडल टीएलएम चलाते हैं, तब उन्हें गणित बेहतर समझ आता है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को समझने से संबंधित 3 तथ्यों को लिखिए। तो उत्तर है, एक शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला है पूर्व ज्ञान की पहचान। प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में कुछ ना कुछ गणितीय समझ जैसे कम ज्यादा, छोटा बड़ा घर से लेकर आता है। शिक्षक को इसी नींव पर नई इमारत खड़ी करनी चाहिए। दूसरा है गणितीय भय यानी मैथ फोबिया। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि कई बच्चों में गणित के प्रति स्वाभाविक डर होता है, अतः उन्हें डांटने के बजाय खेल खेल में सिखाना चाहिए। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता। सभी बच्चे एक ही गति से नहीं सीखते हैं। कुछ जल्दी समझ लेते हैं और कुछ को अधिक अभ्यास व उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 11 है, वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, लियो वाइगोत्स्की ने सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बालक अपने अकेलेपन में नहीं बल्कि समाज और दूसरों के साथ बातचीत यानी सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी। यह उस स्तर के बीच का अंतर है जो बच्चा खुद कर सकता है और जो वह शिक्षक की मदद से कर सकता है। दूसरा है पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग। शिक्षक द्वारा बच्चे को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी मदद ताकि वह गणित का कठिन सवाल खुद हल कर सके। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, गणित में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर है, गणित में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया एक बाल केंद्रित और सक्रिय प्रक्रिया है। पहला है उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि बच्चों को कौन सा कौशल सिखाना है, जैसे भाग देना। दूसरा होता है अनुभव प्रदान करना। शिक्षक मूर्त वस्तुएं जैसे कंकड़, माचिस की तिल्लियों के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट समझाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा होता है अभ्यास। बच्चों को कक्षा में गतिविधि वर्कशीट के माध्यम से स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाता है। चौथा होता है मूल्यांकन और फीडबैक। शिक्षक जानता है कि बच्चे ने सीखा है या नहीं और कमियों को जानकर सुधारात्मक कदम उठाता है। गणित पाठ्य पुस्तक की कोई 3 आवश्यकताएं लिखिए। तो उत्तर है, गणित पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी आवश्यकताएं निम्न है। पहला है क्रमबद्ध ज्ञान। पाठ्य पुस्तक में गणित की अवधारणाओं को सरल से कठिन क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सीखने में मदद मिलती है। दूसरा है अभ्यास हेतु प्रश्न। गणित पूर्णतः अभ्यास का विषय है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए ढेरों उदाहरण और प्रश्न वाली बच्चों को स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी और अभ्यास करने का अवसर देते हैं। तीसरा है शिक्षकों का मार्गदर्शन। यह शिक्षकों को यह दिशा निर्देश देती है कि किस कक्षा के बच्चों को किस स्तर तक और कौन से विषय पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 12 का और है, गणित पाठ्य पुस्तक के विकास के लिए 3 मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, बाल केंद्रित सिद्धांत। पुस्तक बच्चों की आयु, मानसिक स्तर और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, न कि केवल शिक्षक की सुविधा के अनुसार। दूसरा है दैनिक जीवन में सह संबंध। पुस्तक में दिए गए उदाहरण और प्रश्न बच्चों के वास्तविक जीवन जैसे बाजार, खेल के मैदान से जुड़े होने चाहिए ताकि वे गणित को उपयोगी माने। तीसरा है व्यवहारिक और रोचकता का सिद्धांत। पुस्तक रंग बिरंगी होनी चाहिए। इससे चित्र, पहेलियां और गतिविधियों का समावेश होना चाहिए ताकि गणित बोझ ना लगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, गणित पाठ्य पुस्तक की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, एक श्रेष्ठ गणित पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं। पहला है स्पष्ट और सरल भाषा। पुस्तक की भाषा विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। गणितीय परिभाषाएं भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पर्याप्त उदाहरण। नए नियम या सूत्र को समझाने से पहले पर्याप्त हल किए हुए उदाहरण, सोल्व्ड एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए। तीसरा आकर्षक भाषास्वरूप। प्राथमिक स्तर की पुस्तकों का कागज उत्तम गुणवत्ता का और छपाई स्पष्ट और चित्र रंगीन होने चाहिए ताकि बच्चे उसे पढ़ने के लिए आकर्षित हों। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, गणित पाठ्य पुस्तक के कोई 3 दोषों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, वर्तमान गणित पाठ्य पुस्तकों में अक्सर निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला है रटने पर बल। कई पुस्तकें केवल सूत्रों और नियमों से भरी होती हैं। उनमें अवधारणाएं कैसे बनी इस पर जोर नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चे रटने को मजबूर होते हैं। दूसरा होता है कठिन भाषा का प्रयोग।
पुस्तक की भाषा इतनी साहित्यिक या तकनीकी होती है कि बच्चे बिना शिक्षक की मदद से उसे स्वयं पढ़कर नहीं समझ पाते। तीसरा है व्यवहारिकता का अभाव। पुस्तकों में पुराने और अप्रासंगिक उदाहरण होते हैं जिनका आज के बच्चों के दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा की कोई 4 भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है गणित की अपनी एक अलग स्पष्ट और सार्वभौमिक भाषा होती है जिसमें अक्षर, अंक, सूत्र और चिन्ह जैसे प्लस माइनस बराबर प्रतिशत शामिल होते हैं। गणित शिक्षण में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है विचारों की स्पष्टता और सटीकता। गणित की भाषा बिल्कुल सटीक होती है। इसमें शब्दों के दोहरे अर्थ नहीं होते हैं। जैसे त्रिभुज शब्द सुनते ही स्पष्ट रूप से 3 भुजा वाली आकृति दिमाग में आ जाती है। दूसरा होता है संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी। यह बड़े बड़े विचारों को छोटे रूप में व्यक्त करने की ताकत देती है। आयत का क्षेत्रफल जैसे लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसे गणित की भाषा में मात्र a = L/b लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी। गणित के संकेत पूरी दुनिया में एक समान है। जो बच्चा हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानता वह भी 5 + 4 = 9 को आसानी से समझ सकता है। चौथा है तार्किक चिंतन का विकास। गणित की भाषा बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सोचना और अपनी बात को तर्क के साथ सिद्ध करना सिखाती है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है गणित शिक्षण की कोई 4 उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है बौद्धिक एवं तार्किक विकास। गणित का मुख्य उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क का व्यायाम कराना। इससे बच्चों में सोचने, तर्क करने यानी रीजनिंग और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। बच्चों को दैनिक जीवन में लेन देन, मापतोल करते समय देखने और बजट बनाने जैसी सामान्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने योग्य बनाना। तीसरा है अनुशासनात्मक उद्देश्य यानी गणित बच्चों में धैर्य, एकाग्रता, सत्यता और क्रमबद्ध तरीके से काम करने की आदत डालता है जो उनके चरित्र का निर्माण करती है। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अन्य सभी विज्ञान जैसे भौतिक, रासायनिक आदि गणित पर ही आधारित है, अतः बच्चों को विज्ञान के उच्च अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार यानी कि बेस प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 15 है भिन्न के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है भिन्न यानी फ्रैक्शन किसी संपूर्ण वस्तु के एक हिस्से को दर्शाती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसका अंश यानी न्यूमरेटर हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए 3/5 और 7/9। जब आप 3/5 को सोल्व करेंगे तो इसका जो मान रहेगा वो हमेशा 1 से कम रहेगा और इसी प्रकार 7/9 को सोल्व करेंगे तो उसका मान भी 0 पॉइंट में आएगा यानी कि 1 से कम रहेगा। दूसरा है विषम या अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा या बराबर होता है। इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। उदाहरण 5/3 और 8/5। तो 5/3 को सोल्व करने में इसका उत्तर आएगा 1.666 इस प्रकार से चलता रहेगा यानी कि इसका जो मान रहेगा 1 से अधिक रहेगा। तीसरा है मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए 2 सहित 1/4। फोर्थ है समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनके हर यानी डिनोमिनेटर आपस में समान होते हैं। उदाहरण 2/7, 5/7 और 6/7। पांचवा होता है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वे भिन्न जो देखने में अलग अलग लगे लेकिन उनका वास्तविक मान समान होता है। उदाहरण के लिए 1/2 और 2/4 और 4/8। इन सभी का मान क्या रहेगा बराबर 1/2 का ही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 15 है हल कीजिए। 1/4 प्लस 11 सही 3/8 माइनस 9/16। तो पहली स्टेप रहेगी सबसे पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें। उसके लिए 11 सही 3/8 को सोल्व करके सरल करेंगे तो 11 8 88 प्लस 3 91/8 हो जाएंगे। दूसरा रहेगा अब हमारा प्रश्न बन गया है 1/4 प्लस 91/8 माइनस 9/16। तीसरी स्टेप 3 है हरों यानी 4, 8 और 16 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालने पर 16 प्राप्त होगा। फोर्थ स्टेप है अब सभी भिन्नों को हर को 16 से बराबर करेंगे यानी कि 1/4 को जब 16 से बराबर करेंगे तो ऊपर और नीचे 4 से गुणा करेंगे। जब 91/8 को 16 से बराबर करेंगे तो ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार जब 9/16 को 16 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे 1 का मल्टीपल होगा। पांचवी स्टेप है अब अंशों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जब हर समान हो जाता है तो अंशों को जोड़ते और घटाते हैं। तो 4 + 182 माइनस 9 बराबर हो जाएंगे 177/16। सिक्स्थ स्टेप है भिन्न को पुनः मिश्रित भिन्न में बदलेंगे यानी कि 177 भागित 16 करने पर भागफल जो रहेंगे 11 और शेषफल 1 रहेगा जिसे हम 11 सहित 1/16 के रूप में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है 2D एवं 3D आकृतियों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो उत्तर है 2D आकृतियां यानी द्विविमी और 3D आकृतियां यानी त्रिविमी। तो पहला है विमाएं एंड डायमेंशन के आधार पर 2D इनमें केवल 2 विमाएं होती है यानी लंबाई और चौड़ाई। जबकि 3D में 3 विमाएं होती हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी कि ऊंचाई। दूसरा होता है स्थान घेरना। ये आकृतियां केवल एक समतल कागज पर खींची जा सकती है। ये कोई भौतिक स्थान या स्पेस नहीं घेरती हैं। जबकि 3D आकृतियां ये ठोस यानी कि सॉलिड वस्तुएं होती हैं और भौतिक रूप से स्थान यानी वॉल्यूम घेरती हैं। तीसरा है मापन क्षमता। 2D इनका केवल परिमाप यानी पेरीमीटर और क्षेत्रफल यानी एरिया निकाला जा सकता है।
जबकि 3D जो होता है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम निकाला जा सकता है। फोर्थ है उदाहरण 2D आकृतियां हैं वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज, जबकि 3D आकृतियां हैं घन, घनाभ, गोला, बेलन यानी कि सिलेंडर आदि। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है पैटर्न के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो पैटर्न का अर्थ होता है किसी नियम के अनुसार आकृतियों, संख्याओं या डिजाइनों का बार बार दोहराया जाना। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है संख्यात्मक पैटर्न यानी नंबर पैटर्न, जब संख्याएं किसी गणितीय नियम जोड़ गुणा के तहत आगे बढ़ती हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार 2 प्लस हो रहे हैं। दूसरा है ज्यामिति पैटर्न यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न, आकृतियां का एक क्रमबद्ध दोहरा होता है, जैसे एक त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर एक वृत्त, यही क्रम आगे भी बढ़ता रहता है। तीसरा होता है पुनरावृत्ति पैटर्न यानी रिपीटिंग पैटर्न, इसमें एक ही ब्लॉक या डिजाइन बार बार एक ही क्रम में रिपीट होती है, जैसे कपड़े की छपाई या फर्श की टाइल्स का डिजाइन। फोर्थ होता है वर्धमान घटता पैटर्न यानी ग्रोविंग और श्रिंकिंग पैटर्न, इसमें हर अगले स्टेप में चीजें बढ़ती या घटती हैं, जैसे पहली सीढ़ी 1 ईंट, दूसरी सीढ़ी 3 ईंट और तीसरी सीढ़ी 5 ईंट, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 है चतुर्भुज के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो चतुर्भुज के 4 प्रकार निम्न हैं। 4 सरल रेखाओं से घिरी वह बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसके 4 प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला है वर्ग यानी स्क्वायर, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी 90 डिग्री हो, इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो वह वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। दूसरा होता है आयत रेक्टेंगल, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तीसरा है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर यानी पैरेलल हो और बराबर हो, लेकिन इसके कोण 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। फोर्थ है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके कोण समकोण नहीं होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। काजू कतली के आकार का होता है ये, इस प्रकार का। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है समरूपकता एवं सर्वांग समता में अंतर लिखिए। तो उत्तर है पहला है समरूपकता यानी सिमिलरिटी और सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट है दो आकृतियां समरूप तब कहलाती हैं जब वह उनका आकार यानी शेप एक जैसा हो, भले ही उनकी माप यानी साइज अलग अलग हो। जबकि सर्वांग समता, दो आकृतियां सर्वांग सम तब कहलाती हैं जब उनका आकार यानी शेप और माप यानी साइज दोनों बिल्कुल समान हो। दूसरा है समरूपकता, एक समरूप आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखने पर वह उसे पूरी तरह से ढकेगी नहीं, यह साइज अलग है। जबकि सर्वांग समता आकृति को दूसरी पर रखने पर वह उसे पूरी तरह से ढक लेगी, जिसे मिरर इमेज की तरह। तीसरा है समरूपकता का चिन्ह इस प्रकार का होता है, जबकि सर्वांग समता का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। उदाहरण नंबर 4 है एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। और सर्वांग समता का उदाहरण है एक ही कंपनी के एक ही सांचे से बने 5 रुपए के 2 सिक्के हमेशा सर्वांग सम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है निबंधात्मक प्रश्न, आगमन एवं निगमन विधियों में कोई 5 अंतर लिखिए। तो उत्तर है गणित शिक्षण में आगमन या इंडक्टिव और निगमन या डिडक्टिव दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें 5 प्रमुख अंतर निम्न हैं। तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। पहला आगमन विधि, इसमें शिक्षण का क्रम विशिष्ट से सामान्य अर्थात पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे नियम बनाया जाता है कि और चलते हैं। जबकि निगमन यानी कि इसमें शिक्षण का क्रम सामान्य से विशिष्ट अर्थात पहले सूत्र या नियम बता दिए जाता है, फिर उदाहरण हल कराए जाते हैं कि और बढ़ा जाता है। दूसरा है आगमन विधि में यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बच्चों में खोज की प्रवृत्ति और तार्किक क्षमता को विकसित करती है। जबकि निगमन विधि जो होती है यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, क्योंकि बच्चे बिना समझे सूत्र याद करते हैं। तीसरा है आगमन विधि का यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और रुचिकर है। और निगमन विधि, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है जहां पाठ्यक्रम तेजी से खत्म करना होता है। फोर्थ है आगमन विधि, इस विधि में अधिगम यानी सीखने की गति बहुत धीमी होती है और समय बहुत लगता है। जबकि निगमन विधि, इसमें नियम पहले से पता होने के कारण प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं, अतः समय की बचत होती है। पांचवा है आगमन विधि में इस विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बालक स्वयं नियम बनाता है। जबकि निगमन विधि, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, यदि बालक सूत्र भूल जाए तो प्रश्न हल नहीं कर पाता है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है गणित शिक्षण के कोई 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो गणित को बाल केंद्रित और बोधगम्य बनाने के लिए एक शिक्षक को कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। गणित अमूर्त है जैसे 5, 10। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पहले मूर्त वस्तुएं जैसे मोतियों, लकड़ियों के माध्यम से गिनना सिखाना चाहिए, फिर अंकों की ओर ले जाना चाहिए। दूसरा है सरल से कठिन का सिद्धांत, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को पहले आसान प्रश्न जैसे बिना हासिल का जोड़ हल कराने चाहिए, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा है करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर देखकर उतना नहीं सीखते जितना वे स्वयं ज्यामिति बॉक्स यानी अबेकस या कागज मोड़कर गतिविधियों द्वारा प्रयोग कर सीखते हैं। फोर्थ है रुचि एवं प्रेरणा का सिद्धांत, गणित को बोझ नहीं बनने देना चाहिए। पहेलियां, खेल, प्रतियोगिता और पुरस्कारों के माध्यम से बच्चों में आंतरिक प्रेरणा जगानी चाहिए। पांचवा है ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, नो टू अननोवन। नए पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज की जांच करनी चाहिए और उसी के आधार पर नए ज्ञान की नींव रखनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19 है गणित में अभ्यास कार्य के कोई 5 महत्व की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है कहावत है अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
गणित एक ऐसा विषय है जिसे केवल सुनकर पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है। गणित में अभ्यास कार्य यानी ड्रिल या प्रैक्टिस वर्क का महत्व निम्नलिखित है। पहला है सीखे गए ज्ञान का स्थायीकरण। कक्षा में शिक्षक द्वारा सिखाए गए नए सूत्र या नियम को जब बालक घर पर अभ्यास कर बार बार हल करता है तो वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। दूसरा है गति और शुद्धता का विकास। प्रतियोगिता के इस युग में प्रश्न को केवल हल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे तेजी यानी स्पीड और सही एक्यूरेसी हल करना जरूरी है। यह केवल नियमित अभ्यास से ही आता है। तीसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि। जब बच्चा अभ्यास के दौरान खुद से सवालों के सही उत्तर निकालने लगता है तो उसके भीतर गणित का डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा है तार्किक क्षमता में निखार। अभ्यास करते समय बच्चा एक ही प्रश्न को हल करने के अलग अलग तरीके खोजता है, जिससे उसके मस्तिष्क का व्यायाम होता है और सोच का दायरा बढ़ता है। पांचवा है त्रुटियों की पहचान। स्वयं अभ्यास करने पर ही छात्र को यह पता चलता है कि कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया, जैसे वह चिन्हों की गलती कर रहा है, जिसे वह अगले दिन शिक्षक से पूछकर सुधार सकता है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है गणित पाठ्य पुस्तक की कोई 5 आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है शैक्षिक प्रक्रियाओं में गणित की पाठ्य पुस्तक एक अनिवार्य उपकरण है जिसकी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पहला है पाठ्यक्रम का व्यवस्थित आधार। पाठ्य पुस्तक पूरे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को एक निश्चित क्रम में बांध कर रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे किस कक्षा में कितना और क्या पढ़ना है। दूसरा है स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की आदत। जो बच्चे स्कूल में कोई टॉपिक नहीं समझ पाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, वे घर जाकर पाठ्य पुस्तक की मदद से स्वयं पढ़कर समझ सकते हैं। तीसरा है अभ्यास सामग्री की उपलब्धता। गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण और अंत में प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज दी होती है, जिससे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बाहर के सवाल नहीं ढूंढने पड़ते हैं। फोर्थ है शिक्षक का मार्गदर्शन। एक शिक्षक के लिए यह एक रोड मैप का काम करती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक देखकर ही अपने दैनिक पाठ योजना यानी लेसन प्लान तैयार करता है। पांचवा है मूल्यांकन में सहायक। परीक्षा के पेपर पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही बनाए जाते हैं। यह छात्रों और शिक्षकों को यह विश्वास दिलाती है कि मूल्यांकन एक निश्चित सीमा के भीतर ही होगा। प्रश्न क्रमांक 20 है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई दो। पहला है सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र यानी मेन स्कोप्स ऑफ कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास जांचना है। इसके दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पहला होता है शैक्षिक क्षेत्र यानी स्कॉलर्टिक एरिया। इसके अंतर्गत बच्चों की विषयगत जानकारी का मूल्यांकन होता है, जैसे गणित के टेस्ट में उसके अंक, कक्षा में प्रश्न पूछना और होमवर्क पूरा करना। दूसरा होता है सह शैक्षिक क्षेत्र यानी को स्कॉलर्टिक एरिया। इसमें पढ़ाई के अलावा अन्य जीवन कौशल का मूल्यांकन होता है, जैसे बच्चे का व्यवहार, खेलकूद में प्रदर्शन, सफाई, कला और नेतृत्व क्षमता। दूसरा होता है संचित अभिलेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। संचित अभिलेख कम्युलेटिव रिकॉर्ड वह कार्ड या डायरी जिसमें बच्चे की कई वर्षों की शैक्षिक, शारीरिक और व्यक्तिगत प्रगति का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके मुख्य प्रकार हैं। पहला है सिंगल कार्ड यानी सिंगल कार्ड टाइप। इसमें एक ही बड़े मोटे कार्ड पर बच्चे की जानकारी दर्ज होती है। दूसरा होता है फोल्डर प्रकार। यह एक फाइल होती है जिसमें बच्चे के मेडिकल सर्टिफिकेट, टेस्ट की मार्कशीट और शिक्षकों की टिप्पणियां एक साथ जमा की जाती हैं। तीसरा है गणित में इकाई योजना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान इन मैथमेटिक्स। इकाई योजना का अर्थ है पूरे पाठ्यक्रम विवरण को अर्थपूर्ण और संबंधित भागों इकाइयों में बांटना। मॉरिसन के अनुसार इसके मुख्य प्रकार हैं। पहला है विषय वस्तु केंद्रित इकाई कंटेंट बेस्ड यूनिट। इसमें पूरा ध्यान गणित के विषय जैसे ज्यामिति या बीजगणित को एक सूत्र में पिरोने पर होता है। दूसरा है अनुभव केंद्रित इकाई एक्सपीरियंस बेस्ड यूनिट। इसमें बच्चों की रुचियों और गतिविधियों जैसे बाजार का भ्रमण कर गणित सीखना को केंद्र में रखकर योजना बनाई जाती है। तो दोस्तों ये था एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण का 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।